Hello, near and dear ones. Again, very good morning to all of you. We were seeing since we have started the stream of English grammar, we have seen earlier that there are some basics in the grammar which are ought to be known, और इसीलिए हमने वो बेसिक्स का जो सीरीज था उसे पूरा करने की पहले कोशिश की. Secondly, we have come to this very phenomenal chapter, and that is articles, as you can see here on board. You know, you might have heard articles earlier. Both senses are like that. First is article with a simple spelling change here, C-A-L. This is C-L-E-S. Those will be C-A-L-S. Articles in those form are very different, क्योंकि वो जो दूसरे articles हैं वो जाएंगे न्यूज़पेपर के साथ, वो जाएंगे किसी मैगजीन के अंदर, वो जाएंगे कहीं पे भी जहाँ पे आप ऐसे अगर लिख रहे हो तो ये आर्टिकल्स भी आपको पता है, और ये आर्टिकल्स डील करते हैं खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में. ज़्यादातर हमारी भाषाओं के अंदर आर्टिकल्स का इतना ज़्यादा उपयोग नहीं है जितना अंग्रेजी में है, और इसीलिए वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस एज जब तक अभी हमने देखा तो दैट वाज ऑल अबाउट लाइक बेसिक्स. यहाँ से हम स्टार्टअप जो कर रहे हैं ग्रामर के लिए विद आर्टिकल्स, इट इज कॉल्ड लाइक द प्राइमरी ग्रामर, आई मस्ट से. और इसीलिए ये जो प्राथमिक व्याकरण के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इसीलिए पहली चीज आपके दिमाग में डाल लेना, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स विद अ स्मॉल स्पेलिंग चेंज. वो शायद कभी आपको ध्यान में आए ना आए, पर हमेशा याद रखना है अगर CLES है तो ये आर्टिकल्स आपको डील करवा रहे हैं उपपद, जिसको हम हिंदी या मराठी के अंदर कहते हैं. इसीलिए ये शब्द याद रखना, उपपद. और उपपदों के साथ हम हमारा प्राथमिक व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं. आइए व्याकरण के बारे में, और खास करके ऐसे व्याकरणों के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें दो धाराओं को पकड़ना पड़ता है, जो धाराएं हमको उन स्ट्रीम्स के बारे में क्लियरिफिकेशन दे सकती हैं. और इसीलिए आर्टिकल्स के अंदर भी वी कैन फाइंड टू स्ट्रीम्स. फर्स्ट इज indefinite and second is many people call this, you know, these are points of accents. अब अगर कोई यहाँ पे अमेरिकन आ गया तो he would be spelling it, he would be pronunciation it like something else. But coming to this, indefinite and definite अगर हम समझने की कोशिश करें हमारी लैंग्वेज के अंदर, तो वी कैन से दैट डेफिनिट, दैट मीन्स परमानेंट. वेरी सिंपल. ओके, फॉर एटर्निटी, eternal we can say. And for this part indefinite, that means not permanent. Okay, and why these are saying like that? जब हम indefinite के बारे में पढ़ने वाले हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों हमने इसको permanent नहीं ऐसा कहा. ऐसी चीज नहीं है कि डी हमेशा रहने वाला, एक्चुअली एग्जाम्पल्स के अंदर, एक्चुअली रियल लाइफ के अंदर रहने वाला है, बट अब मैं इनको मिटा दूं तो बोथ विल बी, यू नो, विल बी रब्ड एट अ सेम पॉइंट. इसीलिए दिस इज नॉट अ कंसेप्ट, पर इसको समझना इसीलिए है. इसीलिए मैंने कहा कि हम जो हम कहते आ रहे हैं कि हमने लॉजिकली हर चीज को देखने की कोशिश की है, इसीलिए क्योंकि हमें ग्रामर दिमाग में और दिल में उतारना है. इसीलिए जब अब ये सोच रहे हैं कि इनडिफिनिट और डेफिनिट, तो डेफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल के बीच में यही फर्क है कि ये हमेशा रहेगा उन वाक्यों के अंदर, और कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल चीजों के अंदर. ए और एन जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स हैं वो इसकी तुलना में परमानेंट नहीं है. पर जब तक आई एम सेइंग अगेन, जब तक अंग्रेजी रहेगी तब तक ये दोनों रहने वाले हैं. इसीलिए इस सेंस के अंदर दे आर परमानेंट बोथ ऑफ देम, बट उस सेंस के अंदर दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज परमानेंट. ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक्स वी आर गोइंग अहेड. इसीलिए आर्टिकल्स को जब हम बहुत जनरलाइज कर देते हैं कि तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी.
ऐसे नहीं होता, ऐसे ही है एक्चुअली, बट इनको जब हम इन दो क्षेत्रों में बांट लेंगे तो इट विल बी वेरी सिंपल। और उसी हिसाब से ए एंड here only one person is there dominating completely, and that is the whatever। देखिए एक्सेंट के हिसाब से आप इसे चाहे जो कुछ कहे वो मान्य है। इसको आप ए कहो, इसको आप अ कहो, इसको आप एन कहो या एन, जो भी है विद द एक्सेंट्स। इसको कई लोग द कहते हैं, कई लोग ध कहते हैं, कई लोग दी कहते हैं, कई लोग द कहते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेंट यू आर यूजिंग। Now coming to this part, we will be thinking about this definite later, in the later part or next part. But first we will be starting with this, just because कि this is very basic one, but इनके बारे में जो कल्पनाएं हैं वो 2 या 3 नियमों तक ही कल्पनाएं हैं प्रचलित समाज के अंदर। पर जब हम इसके स्क्रूटिनी के अंदर चले जाएंगे, when we will be thinking about this, detailed knowledge about this, तो हमको ये पता चलेगा कि हाँ, ए और एन अगर अच्छी तरह से दिमाग में उतर गए, आर्टिकल्स कहाँ पे यूज करने हैं, सबसे पहली वो चीज हम इसके दौरान पढ़ेंगे, तो वही बात कर रहा हूँ। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि इसके सारे एंगल पता चले, उसके बाद में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अदरवाइज होते हैं ऐसे कि हम पढ़ते हैं एक चैप्टर और उसके ही बारे में कुछ दिक्कतें होती है, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में भी सोचेंगे। इसीलिए अभी डेफिनेट निकाल लेते हैं, बाद के पार्ट के अंदर देखेंगे। इसीलिए आई एम सेइंग गुड बाय, आई एम बीइंग adieu to it। Coming to this indefinite articles, and they are a and an। Very simply, सबसे पहली चीज जो आपको बेसिक उसका रूल हम कहेंगे, उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ें आपको ग्रामर लॉजिकल समझ आने में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती हैं, इसीलिए उन हिसाब से उसको हम रूल्स कहेंगे। फॉर्मूलाज कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसीलिए रूल नंबर 1 फॉर ए एंड एन, जो आपको ए और एन की तरफ देखते ही दिमाग में आना चाहिए, वो ये है कि ये कॉमन नाउन के सामने ही आएगा, और ये कॉमन नाउन के साथ में आएगा पर सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ में आएगा। हमने नाउन पढ़े हैं, हमने नाउन के सारे प्रकार पढ़े हैं, और हमने ये भी पढ़ा है कि उनमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। हमने एक मैजिकल चार्ट पढ़ा था जिसके अंदर आई, वी, यू, he, she, it, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात, और दे। तो एक लाइन थी सिंगुलर की और दूसरी लाइन थी प्लूरल की। इसीलिए ये चीजें आपको बहुत ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द होल बिल्डिंग। अगर हम बेस नहीं समझेंगे तो शायद आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और होते हैं अक्सर स्टूडेंट्स और टीचर के साथ भी। इसीलिए गोइंग अगेन विद दिस, ए और एन के बारे में जब सोचते हैं तो पहली चीज जो हमने कही, हमें कॉमन नाउन के बारे में सोचना है। हमने नाउन पढ़ते वक्त उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की, इसीलिए अब उस फैक्टर को यहाँ पे लाते नहीं है, बट सीधे हम एग्जाम्पल के साथ अगर चले जाए तो हम ये कह सकते हैं, आपको मैं बार बार ये हर लेक्चर के अंदर कहता आया हूँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम हम दोनों, हम यहाँ पे लिखेंगे और आप वहाँ पे लिखेंगे, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, कई बच्चों को कई रिसिप्टर जो है, मैं यहाँ पे डोनर हूँ और आप जो रिसिप्टर है, ये लोगों को जजता नहीं है, क्योंकि आई नो दिस इज द मीडियम ऑफ डिजिटल क्लासेस। इसीलिए एक्चुअल क्लासेस और इसमें थोड़ा सा फर्क आएगी, बराबर आएगा, बट यू शुड बी प्रॉपरली अगर आप कंसंट्रेट करो तो मुझे लगता है दिस इज as equal as to that, as brave as that, as potential full as that। इसीलिए ये सब जो चीज़ें हैं आप ध्यान में रखना। हमेशा जो बात आ रही है आपके वीडियो के सामने आ रही है, आपके अलग अलग
जो सामने स्ट्रीमर्स रन कर रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, उस पर भी आ रहा होगा कि आपको मेरे साथ नोट्स लेने हैं, बराबर। इसीलिए नोट्स के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा ए एंड बी का सफर शुरू। पहला रूल जो हमने कहा वो आपको पॉइंट डाउन करना है कि कोई भी कॉमन नाउन आएगा तो उसके सामने ही ए और एन आएगा, वो भी एक वचन के ही सामने, सिंगुलर के सामने। जैसे कि अगर मैं कहूं कि बहुत टिपिकल और बहुत फेमस उदाहरण जो हमेशा आते हैं और उनमें से एक है बॉय, तो बॉय के सामने मैं यूज करूंगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन है इसीलिए ए और एन। अब ए और एन में से एन बॉय के सामने क्यों यूज नहीं करना और ए बॉय के सामने क्यों यूज करना, इसके बारे में आपको शंकाएं होनी चाहिए। What I am saying, just be focused over there। इसीलिए अगर वो शंका आती है तो पहली चीज आपकी क्लियर है, उसका मीनिंग ये है। क्या क्लियर है? कॉमन नाउन आएगा, आपको ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, अक्सर ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि आप दूसरा ट्राई करके देखिए, मैंने बोला कि रोहित, तो हम कभी बोलेंगे रोहित इज देयर, क्योंकि वो दोनों चीज एक दूसरे के विपरीत है। हम जब रोहित कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये सिंगुलर, बराबर। दूसरा, हम वहां पे उसको एक को फिर एक नहीं कह सकते ना, एक रोहित एक ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए प्रॉपर नाउन के साथ सेम गोज विद प्रोनाउन के साथ भी नहीं आएगा, और बाकी की जो चीजें हैं, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, उनके साथ तो आएगा ही नहीं। इसलिए आपको बेसिकली सबसे पहले ये दिमाग में डालना है कि आखिर ये ए और एन चीज है क्या, बराबर। तो इतना ही समझ लेना है, बार बार ये रिपीट हो रहा है कि ए और एन इस तरह से कॉमन नाउन के सामने आएंगे, जो कॉमन नाउन प्लूरल नहीं होंगे, सिंगुलर होंगे, बराबर। एक वचनी होंगे, अनेक वचनी नहीं होंगे, उनके ही सामने आएंगे। ये शायद आप इस रूल के ऊपर कभी फोकस नहीं किए हैं, इसीलिए आपको बार बार ये बताया जा रहा है या बता रहे हैं, और फिर भी प्रिकॉशियस चीज है, इसीलिए हम ज्यादा फोर्स करेंगे कि आप इन सब चीजों को जान लें, बराबर। गोइंग अहेड ऑफ दिस, तो पहला रूल क्लियर कि कॉमन नाउन और उसके पहले सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो वहां पे आप मूल के आप ए और एन में से यूज करोगे। दूसरे रूल के साथ हम चले जाते हैं। दूसरा रूल हमें ये कहता है कि ए और एन कब यूज करना है, ये हमें कौन बताएगा। तो दूसरा रूल कहता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये 2, 3, 4 रूल जो है वो कहते हैं कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। हम वहां पे हैं और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो करना है। इसीलिए सेकेंड रूल के ऊपर चले जाते हैं। आई बी जस्ट रबिंग दिस, ओके। वहां पे बॉय था, वहां पे आगे ए लगेगा, ये आप सबको पता है, पर क्यों, अब वो रूल हम पढ़ेंगे। हम ए और एन के बारे में पढ़ रहे हैं, बराबर। ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स है, मैंने भले ही पूछ दिया, आपको ध्यान में रखना है, पहले लिखा था इसलिए आपको स्पेलिंग भी वहां पे है, तो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। अब ए और एन का फर्स्ट रूल हमने देखा। सेकेंड रूल जो है वो ये कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 2 चीजें उनके अल्फाबेट्स में हमें मिलती है। सिर्फ इंग्लिश में नहीं मिलती है, हर लैंग्वेज में मिलती है, बट हम इंग्लिश के बारे में जब सोचते हैं तो 2 प्रकारों के अंदर उनके अल्फाबेट्स बांटे हुए हैं। पहला जो है वो है वोवल्स, बराबर। हम अक्सर इसके बारे में पढ़ते हैं और हमें पता है, हमने ये पिट पैक कर लिया है, AEIOU। और सेकेंड चीज जो है, इनके व्यतिरिक्त जितने भी बचते हैं 21, वो सब 21 के 21 बन जाते हैं कंसोनेंट्स। उसको हम कहते हैं व्यंजन मराठी के अंदर, और वोवल्स को हम कहते हैं स्वर। इसीलिए स्वर और व्यंजन की आपको समझ होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम फोनेटिक्स के ऊपर भी एक पूरा लेक्चर लेंगे, जहाँ से आपको पता चलेगा कि अरे ये सब क्या है, मतलब हमने कौन सी चीज हमारी टंग को कहाँ पर लगाया तो कौन सा शब्द निकलेगा। तो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ इट इज पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स प्लस मॉर्फोलॉजी प्लस बायोलॉजी और प्लस इंग्लिश।
और एनी अदर लैंग्वेज, तो इसीलिए उसके बारे में बाद में सोचेंगे। अब जब वापस आते हैं तो ये जो कंसोनेंट्स और वोवल्स है, वोवल्स मतलब स्वर, कंसोनेंट्स मतलब व्यंजन, तो 21 व्यंजन और 5 स्वर के साथ अंग्रेजी के अल्फाबेट्स चलते हैं। जब भी दूसरा रूल, जब भी आपके कॉमन नाउन के आगे पहला जो लफ्ज है, पहला जो अक्षर है, फर्स्ट लेटर है, अगर वो फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू के साथ शुरू होता है, बराबर, वोवल्स के साथ शुरू होता है, ए ई आई ओ और यू, इनको हम कहते हैं वोवल्स, बराबर। वोवल्स के साथ अगर शुरू होता है तो आपको आंख मूंद के वहां पे एन लगाना है, जैसे कि एन एप्पल। आप हमेशा ये पढ़ते होंगे, आपको, मुझे पता है, क्योंकि बेसिकली जब हम बड़े हो रहे हैं और कोई नई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो दिक्कतें कई सारी होती है, इसलिए हम इसको बहुत बड़ा कुछ और समझ रहे होंगे, पर ये दिस इज दैट सिंपल। अगर हमने कभी भी एप्पल पढ़ा है, अगर उसको मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ब्रांड आएगा तो डी आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, डी के वक्त पढ़ेंगे, पर यहाँ पे एप्पल आया, दैट मीन्स जनरल एप्पल जो हम खाते हैं, बराबर। अब ये सब हम जो खाने वाले एप्पल्स हैं, उनके आगे अगर वो सिंगुलर है तो एन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारा दूसरा रूल ये कहता है कि ए ई आई ओ यू वोवल्स जब भी किसी अक्षर को शुरू करेंगे, मतलब कॉमन नाउन की शुरुआत यहाँ पे कौन से उससे हुई है, ए से हुई है, और ए आते हैं वोवल्स के अंदर, इसीलिए ए की जगह यहाँ पे फिक्स है, इसीलिए हमने एन यूज किया। अब जो तीसरा रूल है उसकी तरफ जाएंगे, पर उससे पहले अगर आपको दिक्कत है कुछ, तो यहाँ पे और हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि एन इंडियन बॉय, जो भी है, चलो छोड़ो, एन इंडियन बॉय, यहाँ पे हमने एन लगाया क्योंकि इंडियन के आई के आगे इंडियन, ये इंडिया इससे कई अलग है, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन एक्चुअली, बट यहाँ पे इंडियन इट्स यू नो इट्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बराबर। इसीलिए ये जो है इंडियन, आगे बॉय आने ही वाला है, मैन आएगा, मेन आएगा, वुमन आएगा, गर्ल आएगा, जो भी है, पर कॉमन नाउन ही है, तो हमारा रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, बराबर। इसीलिए एन एप्पल आया तो यहाँ पे एन इंडियन आया, उसकी वजह यह है क्योंकि आई यहाँ पे आया है, और आई ए ई आई ओ यू इनमें से है, मतलब वोवल्स में से है, और इसीलिए वोवल्स में से आने वाले इस लफ्ज को हम डेडिकेट करते हैं एज एन, एन को हम डेडिकेट कर देते हैं। तीसरा जो रूल है बहुत सिंपल है, इसके ऊपर ही आधारित है, वो ये कहता है कि आर्टिकल्स, जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ए और एन का ये जो फासला है वो एक दूसरे की वजह से है, इसीलिए एन एप्पल, एन इंडियन, ए आई ओ यू, वोवल्स, इसके ऑपोजिट क्या बचा, तो बचे हैं कंसोनेंट्स। इसीलिए थर्ड जो हमारा रूल है वो ये कहता है, हमने जो बात कही कि अल्फाबेट्स के अंदर जो बचे हुए 21 अल्फाबेट्स हैं, वो 21 अल्फाबेट्स जब भी किसी कॉमन नाउन की स्टार्ट करेंगे, या किसी विशेषण की जो कॉमन नाउन के बारे में बात कर रहा है स्टार्ट करेंगे, तब जरूर हम कंसोनेंट्स 21 लेटर्स जो बचे हैं, इन 5 को छोड़ के, ए ई आई ओ यू वोवल्स को छोड़ के जितने बचे हैं, अगर उनसे स्टार्ट होता है, जैसे कि हमने पहला एग्जांपल देखा था बॉय, तो बॉय बी था जो इनमें से नहीं था, मतलब वो कंसोनेंट था, मतलब उसके सामने आएगा ए। हाउ सिंपल इज दिस? इसीलिए मैं यूज करूंगा बॉय बिकॉज बी इज फ्रॉम कंसोनेंट्स, ये व्यंजन में से है, और व्यंजन में से होने के कारण मैंने ए यूज किया। इसीलिए अब बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाओ कि मुझे ए और एन कब यूज करना है, बराबर। इसके आगे भी एक थोड़े खेलने जैसा चीज है, वो भी हम क्लियरली समझ लेंगे, पर उससे पहले एन और ए क्यों यूज करना है ये हमने पहले रूल में पढ़ लिया, कॉमन नाउन और सिंगुलर होना चाहिए। दूसरे रूल के अंदर और तीसरे रूल के अंदर हमने ये दुविधा मिटा दी
कि ए और एंड कहाँ पे और क्यों यूज करने हैं, वेरी सिंपली, बराबर। इसीलिए अब नंबर 4 का जो रूल है वो जरा सा ट्विस्ट आपके सामने लाएगा, और वो ये ट्विस्ट है कि लेट मी जस्ट रब दिस। जब भी नंबर 4 का रूल हम इसको कर देते हैं करार, जब भी ए ई आई ओ यू आएंगे, बराबर, अब हम 2 रूल को मिक्स नहीं करेंगे, उसको 4-5 होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमारे नोटबुक्स के ज़्यादा पेज भरेंगे पर हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डिटेल बैठ जाएगी और वो एटर्निटी तक चलेगी, बराबर, वो मरते दम तक आपके साथ में रहेगा एज अ बेसिक नॉलेज। इसीलिए वापस आते हैं, नंबर 4 का जो रूल है वो ये कहता है कि भले ही वाक्यों के अंदर ए ई आई ओ यू आ रहे हैं, ये वोवल्स है। अभी हमने पढ़ा नंबर 2 के रूल में कि वोवल्स जब आएंगे तो हमें यूज करना है एंड। पर आपने कई दफे ये देखा होगा कि जैसे मैं आपको बार बार ये चीज दोहरा रहा हूं कि यहाँ पे यूरोपियन एज एन एडजेक्टिव आया है, पर किसके लिए, तो कॉमन नाउन के लिए, इसीलिए ये चक्र कभी टूटने वाला नहीं है, वेरी सिंपल। तो अगर मेरे सामने यूरोपियन गाय है, यूरोपियन कोई बंदा है, तो मैं उसे इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मुझे उपपद की जरूरत पड़ने वाली है, आर्टिकल्स तो लगाना है, और अगर मैं वो यूज कर रहा हूं तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि ए लगाना या एन। अब रूल जो हमने पढ़े हैं, जो बेसिक रूल है जिनके बगैर हम शुरू ही नहीं हो सकते आर्टिकल्स के अंदर, वो रूल हमें ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पे एन लगाना है। क्यों? क्योंकि ई ये वोवल्स में से है, बराबर। अब पर हमें उच्चारों की तरफ भी ध्यान देना है। क्यों कोई चीज अपवाद बन के सामने आती है? अब ये अपवाद है, आप शॉक होंगे पर ये अपवाद है। इसको हम कहेंगे अ यूरोपियन गाय। हम सोचते हैं कि एप्पल आया, इंडियन आया, इंग्लिश आया, तो एन इंग्लिश मैन आएगा ना, आता है, हमने पढ़ा है, हमने देखा है, पर यहाँ पे एन यूरोपियन क्यों नहीं आया? यहाँ पे तो ई आया। बहुत ही सीधा सा और सादा सा जवाब है कि उच्चार करते वक्त अगर मैं स्वरों का उच्चार नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए ये बहुत दिक्कत भरी बात नहीं है। जब भी आप उसका उच्चार करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। आपको वैसे भी अगर मैं छोटे से टाइम स्पैन के अंदर बताना चाहूँ कि जब भी आप कंफ्यूज होंगे, आपको आपकी मातृभाषा भाषा की याद करनी है। वहाँ पे हमने पढ़े हैं अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा। ये फन तो था बचपन में, पर ये पढ़ने के लायक बात ये थी क्योंकि नीचे जो क ख ग घ च ये सब शुरू होने वाले हैं, वो बन जाते हैं व्यंजन, और ऊपर की ये जो 12 अक्षरों की लाइन है अ आ ई वो बन जाती है स्वर। अब इनको स्वर क्यों कहा? क्योंकि देखिए अ आ ई उ ए ऐ, और नीचे क्या है क ख ग घ च, तो नीचे वाले व्यंजनों के अंदर अ कंपलसरी है। क हलंत कर दो, अ निकल जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि अ है उसमें। अ के लिए किसी की जरूरत नहीं, इसलिए वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो स्वर है। इसी हिसाब से आप इंग्लिश के अंदर भी स्वरों का उच्चार करके ए लगाना या एन, ये आप समझ सकते हो। by the time of practice, by the time of usually if you're speaking it, usually if you're practicing it, if you're usually having the sense, having the rules in your mind, then it will be very simple, बराबर। इसीलिए ज़्यादा don't be that much afraid of it। इसीलिए a European guy, हमारा नंबर 4 का रूल हमें कहता है कि भले ही आप ये तय करके चलो कि एन कहाँ पे यूज करना है, वोवल्स आएंगे तब। अब हमने यूज किया तो आप ये बाद में क्या लेकर आ रहे हैं, यही आपको दिमाग लगाना है, यही आपको इस अपवाद को स्वीकारना है, क्योंकि इसका जवाब मैंने शायद पहले ही दे दिया कि अंग्रेजी चाची है, मौसी नहीं या माँ नहीं। इसीलिए अ यूरोपियन गाय ये सही है। वैसे ही कई सारी चीजें हैं, जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, बराबर। तो चीजें यहाँ पे यू आया है, बट सेम चीज अगर अम्ब्रेला आया, हम कंपेयर करते हैं, चलो, बराबर।
अब अम्ब्रेला आया और यूनिवर्सिटी आया, सर जी आपने पढ़ाया कि जहाँ पे ए आई ओ आएगा वहाँ पे एन आएगा, जहाँ पे कंसोनेंट्स आएंगे, व्यंजन आएंगे, वहाँ पे ए आएगा, आप ये क्यों कर रहे हो? सिंपल सा जवाब जो मैंने रूल पढ़ाते वक्त में बोला, आप इनके उच्चार करके देखो, बराबर? आप जब इनके उच्चार करेंगे तो यूनिवर्सिटी य आया, आपको मराठी के अंदर तुरंत चला जाना है, हिंदी के अंदर तुरंत चला जाना है। यह कहाँ पे आता है? वो आता है व्यंजनों के साथ, मतलब कंसोनेंट्स के साथ। उसके बजाय यहाँ पे यूम्ब्रेला नहीं है, दिस इज अम्ब्रेला। सो आप यू विल बी शॉक्ड, ये अम्ब्रेला है, इसीलिए यहाँ पे जब आप यूज करेंगे तब आपको यूज करना ही पड़ेगा एन, क्योंकि हमने नंबर 2 का रूल इसी तरह से पढ़ा। नंबर 3 के रूल ने हमें कहा कि अगर यहाँ पे तभी आप ए यूज करना जब कंसोनेंट आएगा, नहीं। नंबर 4 का रूल हमें कहता है कि हमें स्वरों के उच्चारों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वोवल्स। इसीलिए बार बार चीज, यहाँ पे यूरोपियन है, यह आ रहा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यह आ रहा है, यहाँ पे अम्ब्रेला है, और अगर यहाँ पे लेंगे तो इंग्लिश है तो ई। तो ये सब चीजें हमें बताएगी कि आपको कहाँ पे एन लगाना है और कहाँ पे ए। इसके ही उल्टा जो एक और रूल है उसको समझ लेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। नंबर 5 का जो रूल है वो ये कहता है कि जैसे ए ई आई ओ यू आने के बाद भी मूल नियम हमें ये कहता है कि वी शुड यूज एन, पर हमने देखा कि यहाँ पे वी यूज्ड ए, बराबर। अब कई दफे ऐसे होगा कि कंसोनेंट्स आएंगे, बराबर। नंबर 5 का रूल ये कहेगा कि कंसोनेंट्स आएंगे, पर अगर उनका उच्चार स्वरों की तरह होता है तो आपको वहां पे एन लगाना है। बहुत सिंपल है। पहला जो रूल हमने देखा 4 नंबर का, उसके उल्टा है। सबसे पहले दूसरा वाला आपको ध्यान में रखना है, बाद में तीसरा वाला। ये सब अगर आप मेरे साथ लिख रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाएगा, बराबर। ये उलझन आप छोड़ दो एंड यू विल बी फाइंडिंग दैट दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज वेरी जेन्युइन थिंग, कि आप इसके बारे में बहुत ही ज्यादा ईज को प्राप्त करेंगे, बराबर। नाउ कम टू दिस कंसोनेंट्स के रूल के बीच में वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी कंसोनेंट्स स्वरों की तरह हम बात कर रहे हैं या उसका उच्चार कर रहे हैं और वो अगर कॉमन नाउन है तो हम उसके आगे एन लगाएंगे। जैसे कि एन आर, 1 घंटा, तो जो मूलभूत चीज है यहाँ पे एच आया है, एच इज रिप्रेजेंटिंग द कंसोनेंट्स, व्यंजनों के साथ एस चला जा रहा है, फिर भी हमने यहाँ पे ए नहीं लगाया, एन लगाया। उसका रीजन ये है कि इसका उच्चार आप करके देखो। अगर मैंने बोला हॉर्स, तो ह कहां पे है? आप फिर से एक बार मराठी के अंदर, हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर चले जाओ, वो व्यंजनों की जगह में क ख के नीचे, और अ आ इ के अंदर क्या है? एन आर। इसीलिए मेरा प्रोनाउंसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर, दैट इज रिमार्केबल। उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए एन आर अ हॉर्स, बराबर। यहाँ पे हम अ यूज करेंगे। दोनों भी अपने अपने जगह पे सही है। ये वाला बेसिक नियम है, ये वाले अभी के जो दो मॉडिफाइड नियम है सॉरी, जो हमको ये कहेंगे कि आपको अपवाद, एक्सेप्शन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर आप मेरे साथ एग्जाम्पल्स को कैरी कर रहे हो तो। आगे चलते हैं। मैं अब आपको ये श्योर करना चाहता हूं कि आपका जितना भी मुश्किल भरा समय था ए और एन के साथ, वो खत्म हो चुका है। यस, बिलीव मी, अब हम जो पढ़ेंगे वो आपको आनंददायक होगा कि अरे हाँ, ये हमने कभी भी आर्टिकल्स को पढ़ते वक्त ध्यान में नहीं रखा, ये हमें किसी ने बताया नहीं। इसीलिए नंबर 6 का जो रूल है वो हमको ये कहेगा कि यस, नंबर 6 का रूल हमें ये कहेगा कि जब भी आपको आपके
बिजनेस, धंधा, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, बिजनेस के बारे में जब भी बताना है तो आप बताते वक्त ए और एन का उपयोग करेंगे। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि ए और एन क्यों यूज करना। कॉमन नाउन पहला रूल, और सिंगुलर होना चाहिए। आप कोई भी रूल, कोई भी एग्जांपल ले लो। हमने अभी देखा था एन आर, तो 1 घंटे के लिए ही हम एक एन यूज करेंगे। अगर वहां पे एक नहीं है, अनेक घंटे है, आर्स है, तो वहां पे हम नहीं यूज करेंगे। तो इसलिए वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, ए लगाना है, एन लगाना। प्लूरल आया छोड़ दो। ओके, बेसिक्स चीजें मैं वापस आपको इसीलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमें क्या पकड़ना है। बराबर। अब आगे चलते हैं। जो हमने कहा कि जब भी आपको कोई बिजनेस, जिसको मैंने अल्टरनेटिव वर्ड्स भी दिए, और वो अल्टरनेटिव वर्ड्स थे धंधा और व्यवसाय। इसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, धंधे को कहेंगे हम बिजनेस और व्यवसाय को हम कहेंगे ऑक्यूपेशन। बराबर। इसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर सब आते हैं। इसीलिए जब भी आपको कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? आई एम अ डॉक्टर। वो ए और एन लिखते लिखते ए कैपिटल आ गया। आई एम अ डॉक्टर। यहाँ पे मैं बता रहा हूं मेरे ऑक्यूपेशन के बारे में, मेरे धंधे के बारे में। इसीलिए मैंने कौन सा लफ्ज यूज किया? यहाँ पे यूज किया ए। अब यहाँ पे ए और एन, क्यों एन यहाँ पे नहीं आया? ये दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके बारे में जितने भी शंका कुशंका के जड़ें थी, उन जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया पिछले 5 नियमों के अंदर। वो 5 नियम याद रखो। अब इसको इसीलिए मैंने कहा कि अब आप इसको एंजॉय करेंगे। ए और एन कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना इंटरेस्टिंग है। यू विल बी गेटिंग नोन टू दिस, ओके, एंड बाय दिस। अब जब हम ये कहते हैं कि आई एम अ डॉक्टर, तो अ यहाँ पे क्या बताता है? इसीलिए यहाँ पे वो नियम कि एक वचन के, यहाँ पे वो नहीं है, वो है लेकिन वो हिडन है। मैं हूं तो अकेला ही हूंगा ना। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। पर जब मैं अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने ऑक्यूपेशन के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा, तब मुझे क्या बताना है? मुझे ए या एन यूज करना है। एन के बारे में अगर आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं तो हम उसके बारे में भी कर लेंगे। बहुत ही फेमस स्ट्रीम से ये दोनों, बराबर। जैसे कि ही इज एन इंजीनियर। देखिए ये कितना सहज और सादा और सिंपल है। अगर मैं इसकी जगह पे कहूं कि आई एम अ मर्चेंट, मैं एक व्यापारी हूं, तो मर्चेंट के सामने अ लगा। तो देखिए ये सब चीजें जो आपको इस रूल के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से कहेगी। जब भी आप किसी धंधा, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और बिजनेस के बारे में बात करेंगे, तो अगर वहां पे आप कोई कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं धंधा बताते वक्त, या फिर आप अपना ऑक्यूपेशन बता रहे हैं, तो उसके पीछे आपको, उसके मतलब डी के पीछे, यहाँ पे ई के पीछे, आपको उस नियम में फिट होने वाला आर्टिकल यूज करना है। अगर वो स्वर है और स्वर की तरह ही उच्चार होता है, जैसे कि ऑरेंज, तो आपको एन लगाना है। अगर वो स्वर नहीं है तो आपको ए लगाना है। अगर वो स्वर है पर स्वरों की तरह उच्चार नहीं हो रहा है, जैसे हमने देखा यूरोप, यह हुआ, अ नहीं हुआ, बराबर, तो आपको लगाना है ए। और अगर कंसोनेंट है, एच है, फिर भी उच्चार अगर हो रहा है आर, तो आपको लगाना है एन। ये सब चीजों के साथ कंफ्यूज ना होते हुए, इसीलिए उस सेक्शन को मैंने अलग कर दिया, बराबर। रूल नंबर 5 तक हम अलग पार्ट के अंदर जी रहे थे। रूल नंबर 6 जो है वो हमें अलग जगह पे लेकर जा रहा है, बराबर। इसीलिए आई एम अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, बराबर। इसी के साथ हम यहाँ पे नंबर 6 को अलविदा कहते हैं। या फिर और कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा है, ये बहुत सिंपल है, इसीलिए वी आर नॉट गोइंग विथ मल्टीपल ऑफ एग्जाम्पल्स, बराबर। इसीलिए मैंने कहा ये प्राथमिक व्याकरण है, आप इसको समझेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, बराबर। और आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, बराबर। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। नाउ रूल नंबर 7 टेल्स यू कि जब भी आप किसी संख्या के बारे में बात करेंगे तो आपको वहां पे यूज करना है ए और एन। जैसे कि मैं अगर आपको
एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ तो आपको वो लिख लेना है साथ में ही। नहीं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि दीज रूल्स हमें एंजॉय करने हैं, इसीलिए लिखा पढ़ी में नहीं जा रहा है, आपको वो नोट डाउन कर लेने हैं। और अगर नहीं है तो हम लिख भी रहे हैं, पर आपको वो समझना चाहिए, क्योंकि हैशटैग करके कुछ लिखना ये फिर वो टिपिकल हो जाएगा और उसके अंदर ही बहुत सारा समय भी चला जाएगा। इसीलिए जब भी आप कोई नंबर दिखाओगे, मैं यहाँ पे चलो कीवर्ड्स जो हम हमेशा देखते हैं वो लिखते ही चला रहा हूँ, तो वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी, पूरा का पूरा रूल नहीं लिखते बेटा। जब भी नंबर्स आएंगे तो उन नंबर्स को बताने के लिए कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ता है। आपने कई दफ़े सुना होगा कि हम गए थे वहाँ पे, एक 8-10 लोग थे, हम बोलते वक्त भी कहते हैं एक 8-10 लोग थे। अब उसका लॉजिक देखने लगे तो 1 और 8-10, तो हम सोचते हैं 1 या 8-10, तो कोई जो बड़ा आदमी है वो हमारे सर पे टपली मारेगा और बोलेगा कि भाई लैंग्वेज है, इस तरह यूज़ होती है। सेम थिंग हैपन्स इवन इन इंग्लिश। तो जब हम कहते हैं कि एक 7-8 लोग का अस्तित्व, सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर। इसीलिए जब भी ये होगा, नंबर्स आएंगे, तो कभी कभी उन नंबर्स के सामने अगर वाक्य की रचना उस हिसाब से है तो हम ए और एन लगाएंगे। जैसे कि an 8% बराबर। एन 8% जो हमने कहा नंबर यहाँ पे आया है। कभी कभी जैसे कि नंबर्स की जगह पे कुछ मेजरमेंट भी आ सकता है, जैसे कि वो मुझसे 1 इंच बड़ा है बराबर। अगर मुझे इंग्लिश में ये कहना है तो मैं कहूँगा एन इंच। यहाँ पे एन क्यों आया दोनों जगह पे, यहाँ पे ई आया बराबर, एच, तो उसका उच्चार भी स्वर की तरह होता है, इसलिए नियम ये कहता है एन लगना चाहिए, लग गया। यहाँ पे भी आया है ए आई ओ यू, दोनों भी उनमें से, इसीलिए एन लगा, और उनका उच्चार भी स्वरों की तरह ही होता है बराबर। तो इन नंबरों की तरह जैसे कि हम ये भी कहते हैं कि आई वॉन्ट अ कपल ऑफ ग्लासेस। अगर हम किसी मॉल के अंदर चले जाते हैं, हमको कोई ग्लास पसंद आया, हम बोलते हैं कि एक नहीं जोड़ी ही दे दो, तो वो बोलते वक्त भी मैं ये कहूँगा कि गिव मी अ कपल ऑफ दिस ग्लासेस। तो ये सब जब मैं कहूँगा तो मुझे यूज करना पड़ेगा, इसीलिए अ कपल। जब भी इस प्रकार से नंबर्स का यूज होगा, इस प्रकार से, मैंने बार बार ये बात कही है, बोल के भी दिखाया, मातृभाषा के अंदर भी बोल के दिखाया। हम अक्सर ये कहते हैं की मग मला एक जोडी देऊन टाका, तर एक जोडी है अ कपल, ओके। मला एक काम करा, एक 5 कप फिक्स करो, तो अ 5 कप्स। तो ये कभी कभी आने वाली चीजें हैं, पर आती है, और ए और एन के साथ ही आती है, इसीलिए इसको छोड़ नहीं सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बराबर। इसको रब कर देते हैं, अलविदा कहते हैं, और नंबर 8 पे चले जाते हैं। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं, वी आर टेकिंग इट वेरी डीपली, इसीलिए क्योंकि आपको कहीं पे भी जाके ये ना कहना पड़े कि हम पढ़े हैं लेकिन आधा, या फिर कुछ नया आया तो आप कहेंगे यहाँ पे आर्टिकल्स कैसे आया, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए बराबर। इसीलिए वो चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। नंबर 8 के साथ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो नंबर 8 आपको कहता है जब भी, क्योंकि ये हमेशा होता है, ये हमेशा आएगा जब भी आप इंग्लिश में बात करोगे, जब भी आप आपके रेगुलर जीवन के अंदर जीवन जियोगे, तो यू विल बी फेसिंग दिस, एंड दिस इज दैट इज व्हाई बिकम्स मच इम्पोर्टेंट। इसीलिए जब भी आपको कभी भी स्पीड फर्स्ट, रेट, इसको ही मैं ऑब्लिक करके प्राइस लिख देता हूं बराबर। इन चीजों को जब भी आपको मेंशन करना होगा बराबर, मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं, इन चीजों को जब भी आपको मेंशन करना होगा तो आपको वहां पे ए या एन यूज करना होगा। कैसे, हम अगेन एग्जांपल्स के साथ चले जाते हैं। ये याद रखना है आपको, जब भी हमें स्पीड, रेट या प्राइस बराबर, स्पीड, रेट या प्राइस, इनको मेंशन करना है तो उनके आगे हम आर्टिकल्स लगाएंगे। जैसे कि I bought potatoes
ये प्लूरल आया इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं किया, बराबर। I bought potatoes 50 rupees a kilo, बराबर। I bought potatoes 50 rupees a kilo। हम देखिए मराठी हिंदी के अंदर भी बोलते हैं किस हिसाब से लाए आप, तो हम कहते हैं कि ये 50 रुपए किलो के हिसाब से लाए। वो जो है जब भी मुझे इस प्रकार किसी भी वजन की, मतलब मैं ये कह रहा हूँ रेट है, प्राइस है, स्पीड है, तो जब भी मैं ये बोलूंगा तब मैं उसको इंगित करते वक्त, उसको इंडेक्स करते वक्त मैं अ यूज करूंगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन भी है, आपने हमेशा ये देखा होगा। आप जब भी कहीं पे चले जाओ आपको वहाँ पे देखिए, आप अगर प्रोजोन के अंदर चले जाते हैं, आप डीमार्ट के अंदर चले जाते हैं, तो देयर इज बोर्ड 20 रुपीज अ किलो, तो वहाँ पे 1 किलो का एक के बारे में बता रहे हैं, और उसमें भी हम रेट, प्राइस, मेजरमेंट, वजन के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से बता रहे हैं, बराबर। तो हमने क्या किया, तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे जब बढ़ते हैं, स्पीड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीड के हिसाब से अगर हम देखें तो हम अक्सर ये कहते हैं कि अभी इन दिनों क्या होने लगा है कि बाइक से ज़्यादा स्कूटर्स ज़्यादा दौड़ते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग गियर्स एंड ऑल। तो शी राइड्स हर बाइक or her scooty, whatever. She rides her bike 60 km an hour, बराबर। आपको फिर यहाँ पे ध्यान देना है, ए इसके लिए आया क्योंकि के कंसोनेंट है, व्यंजन है, एन इसीलिए आया क्योंकि एच है, और एच ये नियम बताता है कि भले ही कंसोनेंट है लेकिन उच्चार देखो आर, इसीलिए एन लगाया। वो छोड़ दो, मेन नियम पे आओ। स्पीड, रेट, प्राइस, यहाँ पे स्पीड के बारे में भी हमने एग्जांपल देख लिया, वजन और पैसों के बारे में हमने वो कर लिया, बराबर। शी राइड्स हर बाइक 60 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाने की स्पीड से वो जाती है। तो जब भी मुझे वाक्य के अंदर स्पीड बतानी है, जब भी मुझे वाक्य के अंदर कोई रेट या प्राइस बताना है, तब मुझे उसके आगे ए लगेगा या एन, उसके बारे में कदर करनी है और वो लगाना है, बराबर। क्या कहे, इसके बाद के जो नियम हैं वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं, पर जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि हम आपको हमेशा पूरी चीज़ दिखाएंगे और पूरी चीज़ देंगे, तो उस हिसाब से ये लास्ट के जो 2 रूल है, those rules are gonna be coming very lessly in your portion in your day-to-day life, but उसमें से 9 नंबर का जो है, 10 नंबर का आएगा, सॉरी 10 नंबर का बहुत दफे आएगा, कम आएगा लेकिन बहुत दफे आएगा। तो नंबर 9 ये है कि जब भी आपको किसी चीज के सामने मोस्ट लगाना है तो आप उसके आगे अ लगाओगे, बराबर। जैसे कि मैंने कहा, Salman is a most handsome actor। आपको मेन रूल नहीं बोलना है, एक्टर है कॉमन नाउन, और ये जो है ये उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये विशेषण है, ये भी वही काम कर रहा है। इसीलिए जब हम ये कहेंगे सलमान इज अ मोस्ट हैंडसम एक्टर, तो जब हम अ कहेंगे तो हम उसके जनरलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इसीलिए जब भी आप मोस्ट यूज करोगे तो हर जगह पे नहीं, कई जगह पे दी भी आएगा। अगर आपने कभी डिग्रीज पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि दी आएगा, सलमान इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर। पर अगर मुझे प्लेनली कहना है नॉर्मल सेंटेंसेस के अंदर, जब भी मुझे मोस्ट यूज करना है, आई बी गोइंग फॉर ए और एन, ए सॉरी नॉट एन, क्योंकि एन आएगा हमेशा, तो आपको एन की जरूरत नहीं पड़ेगी। Salman is a most handsome actor, बराबर। It is a most difficult tackle, it is a most difficult player। तो जो भी आपको कहना है, जहाँ पे भी आप most लगाओगे तो most के आगे आप a लगाएंगे, बराबर। ये उतना बड़ा रूल है नहीं, लेकिन आपको हम पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हम जा रहे हैं हमारे आखिरी नियम की तरफ, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन के अंदर, जो हमें ये कहेंगे कि जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करोगे उसमें आपको व्हाट के बाद ए लगाना है। बहुत सिंपल है। नंबर 10, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको भूलना नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर जब भी आएगा, ये हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंदर, इसीलिए वो क्यों बेसिक था ये आपको पता चलेगा अभी, बराबर। तो उन सेंटेंस के अंदर हमने हमेशा लिखा है व्हाट अ बिग मैच दिस इज, what a killer look she has, she is not actress, she is murderer इसलिए मैंने कहा। देखिए, जाने दो, यहां पे देखिए, अगर यहाँ पे कोई कंसोनेंट के जगह पे गलती से मतलब आ भी कई दफे आते भी हैं, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी हम कहते भी है कई दफे कि क्या उसको अपॉर्चुनिटी था भाई, तो व्हाट एन अपॉर्चुनिटी तो ओ वहाँ पे आता है जो व्यंजन की स्वर की तरह यूज होता है, इसलिए वहाँ पे एन हमने लगा दिया। पर आपको ये याद रखना है, ये लिख भी लेते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको व्हाट के बाद एन आएगा क्या ये सवाल नहीं रहना चाहिए, बराबर। अपॉर्चुनिटी, बराबर। तो हमने ये 10 के 10 नियम पढ़े हैं, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, बराबर। वहाँ पे भी लॉजिक है क्योंकि हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर वर्ड के बाद आपको हमेशा ए और एन के बारे में उपयोग करना है। डिपेंड करता है, अगर आगे कंसोनेंट्स नहीं है, आगे वोवल्स है नहीं है, उनका उच्चार, उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये सब करना क्या है वो है, क्या नहीं करना है वो आपको ये याद रखना है कि आपको प्लूरल के सामने कभी भी ए एन नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है, और ऑल्सो डी भी नहीं लगाना है। पर कभी कभी वो होता है, इसलिए मैंने आज डी को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता भी था कि 10 नियम अगर समझ लेने हैं तो कितना टाइम उसके अंदर चला जाएगा। अब आपको मैं जो बता रहा हूँ कि क्या करना है, 10 चीज़ें आपने पढ़ ली, क्या नहीं करना है। आपको कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, इनके सामने प्रोनाउन है, इनके सामने कभी भी आपको कोई भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करना है, बराबर। ए और एन की बात चल रही है अभी, डी के साथ क्या होगा हम नेक्स्ट पार्ट में देखने ही वाले हैं। बट अगेन आई एम सेइंग, अगेन आई एम वार्निंग यू कि आपको प्लूरल के सामने कभी भी ए और एन को यूज नहीं करना है। दूसरा, आपको प्रॉपर नाउन, ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑल्सो मटेरियल नाउन, इनके सामने आपको कभी भी ए और एन का उपयोग नहीं करना है, आपको आर्टिकल वहां पे यूज नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अगर अलग हिसाब से उसको दिमाग में रखना है तो आप ये कह सकते हो कि जब अनकाउंटेबल आएगा, शुगर है, मिल्क है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ भी आप ए और एन यूज नहीं करेंगे। इसलिए क्या करना वो 10 चीजें, क्या नहीं करना वो 3-4 चीजें, ये दिमाग में डाल लो। मुझे नहीं लगता अब आप इतने, अगर इसको समझ लो, सिर्फ समझ लो, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं। तो आई बिलीव एंड आई अग्री टू द फैक्ट कि आप किसी को भी जाके पढ़ा सकते हो और आप कभी भी आर्टिकल्स के बारे में जिंदगी में कंफ्यूज नहीं रहोगे। इसीलिए दिस इज इट फॉर दिस सेशन। अगेन आई एम होपिंग, जो चीज़ मैंने बार बार लेक्चर्स के अंदर कही है कि आपको बस केयर करनी है खुद की, मज़े से पढ़ना है, आपको इन सब चीज़ों को एंजॉय करना है। कुछ भी दिक्कत है तो यू आर हैविंग द नंबर्स, यू आर हैविंग द होल टीचर एसोसिएशन विथ यू फ्रॉम बाहेती कोचिंग क्लासेस। इसीलिए आपको इसी के साथ आगे बढ़ना है और आपको इसी तरह से जब हम पार्ट 2 के अंदर मिलेंगे तो इनडिफिनिट के बारे में बात कर ली। अब डेफिनिट जो परमानेंट रहने वाला है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब हमने जितना भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला था
उस सबको खदेड़ दिया। बराबर, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए टेक केयर, बी प्रिकॉशियस। बराबर।